नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं कल शुरू होने वाला संसद सत्र। और यह सत्र खास किस लिए है? क्योंकि कल बजट सत्र शुरू होने वाला है और 23 जुलाई को फुल फ्लेजेड पूर्णकालिक एक बजट पेश किया जाएगा। तो उम्मीद यह लगाई जा रही थी और आपके मन में भी ढेरों सवाल थे कि भाई क्या हमारी आमदनी थोड़ी बढ़ेगी, रोजगार के और अवसर मुहैया हो पाएंगे, क्या महंगाई पर नकेल कसी जा सकेगी, आयकर में कितनी छूट मिल जाएगी। 10 साल से कोई खास बदलाव नहीं हुए, हमारी जेब में कुछ पैसा आ पाएगा क्या। और इसी को लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक भी हुई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसकी अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उसमें मौजूद थे और इसके अलावा विपक्ष के भी तमाम नेता, तृणमूल को छोड़कर सब वहां मौजूद थे। लेकिन वहां मुद्दे क्या गरमाए, किन मुद्दों की चर्चा हुई? वो आम आदमी के जो सरोकार हैं, आपके मेरे जो सरोकार हैं, जो आमदनी को लेकर, जो हमारे खर्च को लेकर। और बजट तो साल में एक बार ही आता है ना, एक बार पेश किया जाता है। इस बार चलिए एक अंतरिम बजट था क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने थे। तो इनसे बिल्कुल अलग कांग्रेस नीट और डिप्टी स्पीकर का मुद्दा उठाती दिखाई दी। अब नीट अहम मुद्दा है, 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है, लटका हुआ है, भटका हुआ है। अब राज्यवार, रीजन वाइज, सेंटर वाइज भी डिटेलिंग तो आ गई है, लेकिन क्या विवाद खत्म हो गया है? क्या दोबारा रीनीट होगा, यानी कि दोबारा इम्तिहान होगा, रीनीट होगा, या जो आ गए नतीजे उन्हीं की बिना पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी? अभी काउंसलिंग भी अधर में अटकी हुई है। अहम मुद्दा है, पर क्या यह सबसे ऊपर आएगा या उससे भी ऊपर? अब कांवड़ यात्रा कल से वो शुरू हो जाएगी। सावन का पहला सोमवार कांवड़ यात्रा शुरू, लेकिन उससे पहले ही घमासान, राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है नेम प्लेट को लेकर, पहचान को लेकर, शिनाख्त को लेकर कि दुकानदारों को नाम लिखना होगा अपना। इसमें 2006 के मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाए गए एक कानून का हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन उसमें वो सी सर्टिफिकेट की बात थी ना। यहां पर क्या सबका साथ सबका विश्वास नारा एक तरफ बुलंद किया जा रहा है, लेकिन एक अविश्वास भी पैदा किया जा रहा है क्या, एक समुदाय विशेष के खिलाफ। और इसे लेकर भाई विपक्ष तो हमलावर होगा ही, वो तो इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन जेडीयू, एलजेपी रामविलास पासवान गुट, आरएलडी, अब वो लगातार हमलावर होते दिख रहे हैं और इसमें एनसीपी अजित पवार गुट भी जुड़ गया है। और अभी हमने आपको हेडलाइन सुनाई थी, तो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर जाने को तैयार तो है नहीं। जो ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, इसे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज अमित शाह महाराष्ट्र में थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तो हमला साधा ही और शरद पवार पर, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए, ये औरंगजेब गैंग है, मुसलमान परस्त हैं। तो इसे दिल्ली में जो हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है और कल जो नारेबाजी हम देखने वाले हैं संसद सत्र में, सबको जोड़कर भी देखा जाए क्या उसी महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट कह रहा है कि नहीं, ये नेम प्लेट विवाद तो अनावश्यक है। जयंत चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि नेम प्लेट का फैसला सोच समझकर नहीं लिया गया है, क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखना शुरू कर दें? और अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, जिनमें से कुछ सीटों पर आरएलडी अपना उम्मीदवार उतारेगी।
गठबंधन में बीजेपी के साथ। और जेडीयू ने मोर्चा तो खोल ही दिया है। वो तो कह रहे हैं कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा तो हम बिहार में कराते हैं, वहां तो ऐसी कोई जरूरत नहीं समझी गई या महसूस की गई। तो वो जेडीयू सिर्फ कांवड़ ही नहीं, अब विशेष राज्य का दर्जा मांगती भी दिख रही है। संजय झा जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस बैठक में, आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें शामिल थे, उन्होंने कहा भाई विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, यह हमारी बहुत पुरानी मांग है, और अगर उसमें कोई तकनीकी बाध्यता आ रही है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो स्पेशल फंड दीजिए। यानी कि दोहरी मार। और विशेष राज्य के दर्जे की जब बात होती है तो उसमें बजट भी जुड़ जाता है। अब आप समझिए कितनी धाराएं आपस में मिलती दिखेंगी कल से जो ये बजट सत्र शुरू हो रहा है। विशेष राज्य की मांग क्यों? क्योंकि गरीबी है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पिछड़ापन है। ये समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं सालों से बिहार के सामने, और राज्यों में भी है, लेकिन मैं बिहार का एक उदाहरण ले रहा हूं। तो विशेष राज्य का दर्जा हो जाएगा तो 90% फंड्स जो हैं वो केंद्र से मिलेंगे, बाकी राज्यों को तो 30% या 60-40 या 70-30 का फॉर्मूला दिया जाता है, यहां 90-10 का होगा। तो विशेष राज्य का दर्जा कहीं ना कहीं आपकी माली हालत से, आपके रोजगार से, आपकी महंगाई से, आपकी आमदनी से भी जुड़ जाता है। और इसमें आरजेडी ने भी सुर में सुर मिलाया है, और सरकार है जेडीयू और बीजेपी की। लेकिन यहां भी एक दिलचस्प खेल हुआ। उड़ीसा सरकार अब चली गई है नवीन पटनायक की, बीजेडी की, वो भी विशेष राज्य का दर्जा मांगते दिखाई दिए उड़ीसा के लिए, जहां अब बीजेपी की सरकार है। लेकिन सबसे अहम बात होती दिखाई दी है, रोचक बात, आंध्र में, जहां पर यह कयास लगातार लगाए जा रहे थे और यह बात कहती सुनाई भी पड़ रही थी जब सरकार की फॉर्मेशन हो रही थी 4 जून को, जब नतीजे आए और यह तय हो गया कि भाई चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी टीडीपी बीजेपी के साथ होंगी कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर वो अपनी मांग रखेंगी। लेकिन सर्वदलीय बैठक में टीडीपी ने मांग नहीं रखी, वाईएसआर कांग्रेस ने यह मांग रखी, जगन मोहन रेड्डी ने। अब वो धरने पर भी बैठने को तैयार हो रहे हैं। तो टीडीपी की चुप्पी क्या संकेत दे रही है? ब्रीदिंग स्पेस देगी क्या बीजेपी को? दिल्ली में जो ये एनडीए की सरकार है, और अभी तक टीडीपी ने कांवड़ विवाद पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि आरक्षण पर जब विवाद हुआ था, अरे सब आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये एक नैरेटिव चला था लोकसभा चुनाव के दौरान। तो टीडीपी अपने राज्य में, जहां पर विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे, लगातार मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की पैरवी भी करती दिखाई दे रही थी। तो कल जो सत्र शुरू होगा उसमें कावड़, हिंदू, संविधान, इसकी गूंज सुनाई देगी। संविधान, अभी 12 जुलाई को सरकार ने अधिसूचना जारी की, 25 जून को, अब 25 जून के 17 दिन बाद यह अधिसूचना जारी की कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लागू की थी इंदिरा गांधी ने। और ये करना क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में संविधान की प्रतियां लेकर विपक्ष जो घूमा, और जी ये 400 पार का नारा इसलिए लगाया जा रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, वो नैरेटिव भी गड़ा। बीजेपी वाले मान रहे हैं कि नहीं, इसकी काट हम नहीं ढूंढ पाए। तो संविधान के रक्षक और संरक्षक बनते जो विपक्ष दिखाई दिया, उसकी एक काट ये दिखी। और आज बजट सत्र से ठीक पहले अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री थे, इस बार सिर्फ सांसद रह गए हैं, उन्होंने कहा संविधान के प्रति राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस का कुछ ज्यादा ही प्रेम दिख रहा है। संविधान की कॉपी दिखाने या उस पर झूठी कसम खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी।
और ये जो कांवड़ को लेकर हिंदू मुसलमान हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी गई है, इसमें भी संवैधानिक सवाल कहीं ना कहीं उठता दिखाई देगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्या चर्चा होती दिखाई देगी? कांवड़, हिंदू संविधान, संसद में नया घमासान और रोजगार टैक्स, महंगाई, बजट में होगी आपकी सुनवाई। चर्चा तो इन पे होनी चाहिए थी ना, बाकी मुद्दे भी अहम हैं, लेकिन रोजगार टैक्स, महंगाई ये कहीं दबकर रह जाएंगे क्या? कांवड़, हिंदू संविधान, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं। टीडीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योत्सना त्रिपुरारी वो जुड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह मेरे कार्यक्रम में बड़े दिनों बाद आई है, न जाने क्यों। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव, प्रोफेसर नवल किशोर इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, दबंग दिबांग मैं कहता हूं, दिबांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके सलाहकार भी हैं, वो इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो है तो बजट सत्र, पर चर्चा कांवड़, हिंदू संविधान की ओर ज्यादा जाती दिखाई दे रही है। केसी त्यागी, नहीं, ये इत्तेफाक है कि बजट सत्र तो पहले आ चुका होता अगर चुनाव पहले हो गए होते, लेकिन ये सवाल हैं इस समय संसद के भी सामने और हमारे आपके भी सामने। और जो ये नया नेम प्लेट लगाने वाला है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ से सांसद रहा हूँ। और हरिद्वार से लेकर के गाजियाबाद के बीच में मेरा कार्य क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी के साथ में लोकदल में था, उसमें मैं रहा हूँ। और मैंने दर्जनों कैंप लगवाए हैं, संचालित किए हैं, जहाँ हमारे कार सेवकों की सेवा भी होती है और उनका ध्यान भी रखा जाता है। एक तो संदीप जी ये जो कांवड़ लेकर के चल रहे हैं वो धार्मिक तौर पर बड़े प्रतिबद्ध लोग हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र पैदल पार करना और कंधे पे पवित्र गंगा जल रखना ये कोई मामूली काम नहीं है। 15-20 किलोमीटर के बाद उनके पैरों में छाले पड़ते हैं। तो हम वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करते हैं रास्ते में, और कभी ऐसा नहीं हुआ। और जो इलाका वहाँ से चलता है, चाहे पुरकाजी हो, चाहे मंगलोर हो, बरला, फलोदा, छपार, अब तो बाहर का रास्ता बन गया। पहले मुजफ्फरनगर शहर के बीच में, फिर दोराले के बीच में, फिर मेरठ शहर के बीच में, मोदीनगर शहर के बीच में, मुरादनगर कस्बे के बीच में ये यात्रा जाती थी। कभी किसी ने एक पत्थर भी फेंकने का काम नहीं किया। और ये हमारी सदियों की विरासत भी है। एक तो मैं थोड़ा सा और इसमें टाइम लेना चाहता हूँ, वहाँ जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं प्रोमिनेंटली उन्हीं किसान जातियों के हैं जो वहाँ पर खेती के काम में हैं, चाहे जाट हैं, त्यागी हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं। वो अपने नाम के साथ भी वही जातियाँ लगाते हैं जो हिंदुओं की हैं, इसलिए भाईचारा वहाँ पर रहता है। अब जो नया कानून आया है उसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं। एक तो हिंदू और मुसलमान सब अपने अपने नाम लिखें, तो जब मुसलमानों की जो धर्मशाला होगी या भोजशाला होगी, उसमें जाहिर है कि हिंदू उतना तबीयत के साथ खाना पसंद नहीं करेंगे जितना हिंदू के यहाँ करेंगे, जिस तरह का वातावरण आज वहाँ पे उपस्थित है। ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अब से पहले वहाँ पर मुसलमानों के उतने ही शिविर लगते थे जितने हिंदुओं के थे, और वैसे ही सेवा होती थी जैसे पहले होती थी। तो ये नौबत क्यों आई? एक मिनट, केसी त्यागी साहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा बुलंद करती है सरकार, प्रधानमंत्री ये नारा गढ़ते हैं और अविश्वास हो जाता है एक समुदाय के खिलाफ। ये अब क्यों?
मैं इस पर भी अपना कष्ट जाहिर करना चाहता हूँ कि हमारे गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसमें से हल्का सा विश्वास और विकास पे हल्की सी चोट आई है जो पीड़ाजनक है। अगर मुस्लिमों का इस आधार पर आर्थिक बहिष्कार होता है तो ये उनका विकास टूटता है, और अगर डिवीज़न कमरल लाइन पे होता है तो उनका विश्वास कमज़ोर होता है। इसलिए जो एनडीए के मानने वाले लोग हैं, जो मोदी को अपना एनडीए का बड़ा नेता मानते हैं, और हम नीतीश कुमार को भी मानते हैं। बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक 105 किलोमीटर का रास्ता है। कभी 40-45 सालों में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा। भागलपुर जैसे शहर पड़ते हैं जहाँ 45% मुस्लिम आबादी है, आपने अपना ऐतराज दर्ज कराया बीजेपी के और आज आप अपने नहीं केसी त्यागी साहब, उनकी तरफ से कोई आपको रीच आउट किया गया है? आपके जो अंदेशे हैं या जो ऐतराज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है? सवाल मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ, पहले तो ऐसे लगा मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ, इन 3 जिलों तक ये फैसला लागू होगा। अब पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी लागू हो गया। पुष्कर सिंह धामी इसका समर्थन कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी इसका समर्थन कर रहे हैं, मोहन यादव इसका समर्थन कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, यानी कि पूरी बीजेपी अब इसका समर्थन करती दिख रही है। लेकिन इसका समर्थन कभी अब से पहले की जो सरकार थी बीजेपी की, उसने नहीं किया। पिछले 10 सालों में हरियाणा की सरकार ने कभी नहीं किया, भजन लाल ने नहीं किया, हुड्डा ने नहीं किया, देवीलाल जी ने नहीं किया, ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं किया। राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार ने कभी नहीं किया, गहलोत की सरकार ने नहीं किया, भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने कभी नहीं किया। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह तो अब आप क्या करेंगे? कल्याण सिंह की सरकार ने नहीं किया। हम अपना विरोध दर्ज, लोकतंत्र में संदीप जी आप उसके प्रहरी हैं संविधान के, लोकतंत्र में अपनी बात कही जाती है। हमने इन सवालों पर अपनी चिंताएं भी और अपना मतभेद भी सरकार के सामने रख दिया। एक दूसरा, हम इस तरह का नहीं मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और मेरा नहीं है। वहाँ सबसे बड़ी जो दल है या जो सबसे बड़ी रीच है वो चौधरी चरण सिंह की जो वर्तमान पार्टी है लोकदल, उसकी है, जिसके नेता जयंत चौधरी हैं, जो केंद्र सरकार में है। वो तो कह रहे हैं कुर्ते पर मैं लिखता फिरूं क्या? भी आया। और अगर दुकानदारों की पहचान जाहिर होनी चाहिए, फिर तो पलटकर कोई ये भी मांग कर सकता है कि ये श्रद्धालु हैं और आप आस्था, इससे बड़ी आस्था क्या हो सकती है? आप पानी जमीन पर रख भी नहीं सकते, गंगा जल जब आप लेकर चलते हैं, पर इसमें कुछ शरारती तत्व भी आ सकते हैं, ये अंदेशा तो हम रोक नहीं सकते। तो क्या कांवड़ियों की भी पहचान जाहिर होनी चाहिए? आ सकते हैं, उनके भी पहचान जाहिर हो फिर तो नहीं। ये तो बहुत फिर ये सिलसिला कहां रुकेगा? उसमें तो संदीप जी बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। ये बहुत सारे सवाल ये भी पैदा होंगे, फिर जात भी लिखी जाएगी। कोई लिखेगा कालूराम वाल्मीकि, क्या उसके खाने, क्या उसकी दुकान पे कोई खाना खाएगा? कोई लिखेगा नत्थू जाटव, तो क्या उसके यहाँ कोई खाना खाने जाएगा? तो ये एक नया बेवजह सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास पर एक चोट हुई है। और मैं एनडीए के बहुत मजबूत घटक का मजबूत पदाधिकारी होने के नाते अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराता हूं। तो प्रोटेस्ट ही दर्ज कराते रहेंगे, जैसे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी आप ही के सहयोगी, आपके कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी इस सर्वदलीय बैठक में ये कहते हैं कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं दे पाते, कोई टेक्निकल ग्लिच है तो हमें विशेष फंड्स दे दो। मतलब सत्ता सुख भोगने के लिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। नहीं, मैं आपके शब्द पे मुझे ऐतराज है। ये सत्ता सुख के नाम पर जो सवाल हमसे किया गया है, मुझे उस पर ऐतराज है। वो भोगने वाले और लोग हैं, हमने कभी कोई सत्ता सुख नहीं भोगा। हम लोहिया, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार उस परंपरा के लोग हैं। राज्य जब हमारे हिस्से में आता है तो हमारे लिए सेवा के लिए आता है, सत्ता भोगने के लिए नहीं आता। एक दूसरा, विशेष राज्य का दर्जा ये कोई जेडीयू की मांग नहीं है, संपूर्ण बिहार की मांग है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी और हम सब प्रस्ताव पास कर चुके हैं।
14वां जो वित्त आयोग था उसने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कह दिया कि ये नहीं हो वो सकता। आप इसका नहीं नाम मिलता विशेष राज्य का दर्जा, तो क्या करेंगे उतनी केसी त्यागी सहायता, साहब? उतनी मिलेगा। होपफुल है होपफुल है। हम सरकार के हिस्सेदार हैं, ऐसा कैसे? हाँ, होपफुल है 100%। चलिए, बहुत बहुत जो शुक्रिया, हमने आपने प्रस्ताव कीमती वक्त रखे- निकाला। आपकी और बहुत सारी एंगेजमेंट्स थी, मेरे आग्रह पर आपने ये वक्त निकाला। आप होपफुल हैं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, पर ज्योत्सना आपने तो क्या उम्मीद ही छोड़ दी है? विशेष राज्य का दर्जा तो सबसे पहले मांग 2018 में भी एनडीए छोड़ दिया था आपने इसके चलते, पर सर्वदलीय बैठक में तो जगन मोहन रेड्डी ये मांग उठा रहे थे, आपने मौन व्रत धारण कर रखा था। मैं पिछले 5 साल से जगनमोहन रेड्डी ने मौन व्रत धारण कर रखा था क्या सर? हाँ। बोल दीजिए, पिछले 5 साल से वही बैठे थे। अरे अब वही तो बैठे आपके थे सब। सहारे, आपके समर्थन अच्छा, पर नहीं, सरकार नहीं, चल रही है, और अब नहीं, आपका मेरी मौन बात- व्रत मेरी बात बहुत तो कुछ सुनिए। कहता है। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ। मैं ये बोल रही हूँ, पिछले 5 साल से वो मौन व्रत पे बैठे थे क्या? और दूसरी बात, आपके इंट्रोडक्शन में आप एक बात बोले थे संदीप जी, आप बोले कि वो कुछ धरना करने वाले हैं। सर, वो धरना विशेष राज्य के लिए नहीं कर रहे हैं सर। वो कानून धरना उसके लिए व्यवस्था नहीं कर- इतनी लचर हो गई है उसको, वो और जो वो fake- मांग भी उठाएंगे, उसमें विशेष राज्य भी जुड़ जाएगा। मैं सर, विषयांतर आप नहीं कहाँ- होना चाह रहा था, नहीं, इसलिए पूरी तफसील में नहीं गया। नहीं नहीं, सुनिए सर। हाँ। वो कहा, आप भी संदीप जी, आप भी वैएसआर सीपी के चक्कर में पड़ गए। देखिए, ओहो। आप भी पड़ गए। ये कहाँ की बात है सर? वहां तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ये है, कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 2 व्यक्तियों के बीच में जो हुआ, उसको लाके वो पूरा उसको एक पॉलिटिकल कलर देना चाह रहे थे। उसके उसके इसमें पूरा जो भी अच्छा, मौन जितना व्रत पर आते हैं ना, असल मुद्दे पर हाँ, आते वही। हैं। मुझे बोलने दीजिए। मैं हाँ। बिल्कुल, मैं मुद्दा कभी भी हटाती नहीं हूँ संदीप जी, आपको भी पता है ये बात। हाँ। जिस जिस मुद्दे पे आपने मुझे बुलाया, वो मुद्दे पे मैं बिल्कुल बात करूंगी। हाँ, विशेष जो स्पेशल स्टेटस की बात है सर, पिछले 5 साल में उसके बारे में कई सारी बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने भी उसके ऊपर बात करी, सब करा। पर आज के तारीख में, बिकॉज अभी 10 साल हो गया हमारा स्टेट डिवीजन हो गया 10 साल सर, और अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि चाहे आप विशेष राज्य का दर्जा दो या फिर स्पेशल पैकेज जो या कुछ भी दो, मगर हमें अपने स्टेट के लिए ये होना है। जैसे जेडीयू तो कैपिटल खुलकर सिटी- बोल रही है, आप नहीं बोल रहे। आपको क्या सर- भरोसा दे दिया गया है कि मिल जाएगा स्पेशल पैकेज? सर सुनिए, अब हम जेडीयू तो नहीं है, हम टीडीपी हैं सर। हाँ। हमारी रवैया अलग रहेगी, जेडीयू की रवैया अलग रहेगी। उनकी उनकी क्या बोलते हैं, प्रोबेबली मेथोडोलॉजी अलग रहेगी, हमारी मेथोडोलॉजी अलग रहेगी सर। हमें तो बस यही है, हमारे हमारे स्टेट की डेवलपमेंट हमारा अल्टीमेट है सर, और कुछ भी नहीं। हमें इन सब चीजों में, इन सब लफड़ों में पड़ना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपने अपने स्टेट के लिए कैपिटल सिटी इमीडिएटली निर्माण करना है सर। हमें अपने स्टेट के लिए पोलवरम को आगे बढ़ाना है वो सर। पैसे हमें तो अपने पहले भी स्टेट नहीं के दिए लिए- थे, वो राजधानी के सर, लिए वही- पैसे वही मांग बात- रहे थे, उसी नहीं, के नहीं, नहीं, चक्कर में तो सुनिए, एनडीए को छोड़ा सुनिए। था। सुनिए सर, उसी बात पे तो मैं आ रही हूँ। आप बीच बीच में मुझे टोक रहे हैं संदीप जी, ये कहाँ का न्याय है? बोल तो देने दीजिए मुझे, बोल तो देने दीजिए। अब ये बात है कि पिछले बार जब इश्यूज हुआ था, उस बारे में काफी सारे उस इश्यूज को बेस के उसके बारे में, जैसे एक पोलवरम की बात लीजिए। पोलवरम को लेके एक बहुत सारे डाउट्स थे सब। उसके बाद जो कंसर्न मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में खुद बोले हैं कि नहीं, पोलवरम में किसी किस्म का भी कोई करप्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दैट वाज परफेक्टली मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट देन। सो डेफिनेटली वी हैव कम बैक टू आवर टर्म्स, पहली बात। और दूसरी बात है सर, आज अगर आपको याद होगा संदीप जी, आप जब पहली डिबेट में मैं आपसे बैठी थी, उस दिन भी मैंने यही बात बोला था, आज भी यही बात बोल रही हूँ सर। और कल भी जब आप बजट सेशन भी होगा, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा ज्योत्सना ये बात क्यों बोल रही है। तो हम बहुत ज्योत्सना, क्लियर है सर। ये सर, हम बहुत clear है, सुनिए। स्ट्रेटेजिकली एक सोची समझी रणनीति के तहत अभी आप खामोश हैं क्या? मौन व्रत धारण किया है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, और इसीलिए आप कांवड़ यात्रा पर जो ये घमासान मचा हुआ है, आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि सुनिए, आरक्षण, नहीं, सुनिए। मुसलमानों को सब आरक्षण मिल जाएगा। जब वो नैरेटिव चल रहा था, आप डटे रहे थे इस बात पर कि हम तो आरक्षण देंगे। संदीप जी एक चीज आंध्र प्रदेश में बहुत लिसन संदीप जी, मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। जिस मुद्दों से, जिन जिन मुद्दों से हमारे स्टेट का इंक्लिनेशन रहेगा सर, क्या बोलते हैं, कनेक्शन रहेगा, उन मुद्दों पे हम बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे सर।
उन मुद्दों पे हम बिल्कुल बात करेंगे। जिन मुद्दों पे हमारे स्टेट से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, उस पे हमें बात करने से, बिकॉज उस बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं रहेगा, उस बारे में हम बात करने के लिए पहली बात है, मैं तो इच्छा नहीं करती सर। अब मुझे तो दूसरों के बारे मतलब में आप लिखना, खामा इच्छा खा तो के नहीं करती। विवाद में, डिबेट में नहीं जाएंगे, पर यह सवाल अविश्वास का भी है। सर और सर मेरी एक बात मिनट, एक कंप्लीट मिनट, ही नहीं करने दे रहे। हाँ संदीप करिए जी ना, मेरी बात कंप्लीट, करिए ना। मैं ये बोल रही हूँ, आप जैसे बोल रहे थे रिजर्वेशन की बात पे, हाँ, क्योंकि वो हमारा पोल प्रॉमिस था सर, उस पे हम लोग कैसे पीछे हट सकते हैं बोलिए। हमारा पोल प्रॉमिस ये भी है कि हम अपने स्टेट के लिए एक बहुत बेहतरीन कैपिटल बनाएंगे, उस पे हम लोग कैसे पीछे हट सकते हैं बोलिए। पोलवरम के ऊपर हमारा पोल प्रॉमिस था, तो उसके अभी ऊपर हम देखते कैसे पीछे हट सकते हैं हैं बोलिए। विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं, लेकिन इस विशेष राज्य का दर्जा, और आंध्रा जो, के लिए अच्छा एक होगा सर। मिनट, आप जूही सिंह को स्क्रीन पर लाइए। अब थोड़ा सा दूसरों को भी वक्त दीजिए ना, ज्योत्सना प्लीज। तो जूही सिंह, है तो बजट सत्र, पर उसमें गूंज ज्यादा क्या ये कावड़ की, हिंदू की, संविधान की, इस घमासान की गूंज ज्यादा सुनाई देगी, या दरअसल जो आम आदमी के सरोकार हैं, आप उठाते भी दिखे विपक्ष, भाई महंगाई है, कुछ आमदनी बढ़ने का जरिया भी हो, पहले वो तय हो जाए, या पहले ये जरूरी है? क्या इसी पशोपेश में अटक जाएगा संसद का ये बजट सत्र? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की कुछ इच्छा तो ऐसे ही है, क्योंकि अचानक इस तरह का कांवड़ यात्रा को लेकर के एक कानून लाना जिसका कोई अर्थ नहीं है, जैसा कि आपने बताया, अभी केसी त्यागी जी भी बोल के गए थे। और मुझे लगता है कोई भी तर्क संगत व्यक्ति जो भारतवर्ष और हर प्रदेश के बारे में सोचता हो, केवल अपने प्रदेश के बारे में ना सोचता हो, वो यही कहेगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है। कांवड़ पहले से आ रहे थे, उनकी सेवा होती थी, हिंदू मुसलमान करते थे, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है। इस तरह नाम जिसपे धर्म ही नहीं, जातियों को भी आप बांट रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है। अभी लोकसभा में एक प्रचंड हार भी हुई है, यदि हम उस रिजल्ट को विधानसभाओं पर इंटरपोलेट करें तो समाजवादी पार्टी मुझे लगता है 225 सीटों पर आ गई, और बाकी में भी कम अभी मार्जिन से उसके ही लिए तो हारी है। 2027 तो का शायद इंतजार करते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि संसद जी। में भाई बजट साल में एक बार पेश होता है ना, तो जो रियल कंसर्न्स हैं, जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे, आने नहीं होंगे आम आदमी की जेब में, और रोजगार सृजित करने के आयाम कुछ बढ़ते नहीं दिखेंगे, पहले उन पर चर्चा हो जाए। या कांवड़, संविधान, ये ऐसे मुद्दे हैं, इनको हम पीछे नहीं हाशिए पर ढकेल सकते। संदीप जी, सबसे पहले तो ये चर्चा होगी, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा कि इस सरकार ने किया क्या, बजट का जो आवंटन हुआ उसको खर्च भी किया, कितना खर्च हुआ, क्यों आवंटन कम हो रहा है। उसके बाद बजट आएगा और दोनों ही चीजों पर चर्चा होगी, क्योंकि जनमानस के तो दोनों ही मुद्दे हैं। हम आस्था का भी देश है, हम विकास का भी देश है, और उत्तर प्रदेश है। तो कोई चीज किसी की गूंज को दबा नहीं पाएगा। जैसे आपने कहा कि नीट भी उतना ही अहम मुद्दा है। अब नीट के मुद्दों को दबाने के लिए यदि ये कानून हम तो लाए नहीं है, ये कानून भारतीय जनता पार्टी लाई है, और उनके दोनों सहयोगी कह रहे हैं कि हमने प्रोटेस्ट दर्ज किया। तो शायद जब विशेष राज्य का दर्जा बजट में नहीं मिलेगा या स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा, तब शायद बोलेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारे राज्य से मतलब है, किसी और राज्य से मतलब नहीं है। तो ये आप एक ये कह रही नया हैं, एक के नजरिया हो बाद सकता कई समाजवादी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी, जिसके आप अहम घटक हैं, लोगों का ध्यान रोजगार, टैक्स, महंगाई से हटाने के लिए ये कांवड़ का मुद्दा ले आई है। ये हिंदू मुसलमान नैरेटिव, इस पर घमासान फिर से शुरू कर दिया। नहीं, देखिए, कांवड़ के मुद्दे पे तो हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने, सबने अपना स्टैंड क्लियर 2 दिन पहले ही कर दिया है कि भाई इस ऑर्डर से जो यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने इशू किया है, इससे समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। तो इसको नहीं, ये सुर्खियां बटोर रहा है ना हर कोई चैनल में भी, ये चर्चा हम कर रहे हैं। और इस चर्चा में कि आम आदमी की आमदनी कैसे बढ़े, महंगाई दर अब वो कहने को 5% से नीचे है, पर महंगाई डायन हमें खाए जा रही है। आमदनी, सैया तो खूब ही कमात है, वो लाइन भी लागू नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी की दर अब 9% से ऊपर जाती दिखाई दे रही है। वो मुद्दे गौण हो जाएंगे क्या? उनको एड्रेस करने के लिए साल में सबसे बड़ा इवेंट क्या होता है? वो बजट होता है ना। तो ये इम्तिहान है विपक्ष का
कि अच्छा, इम्तिहान विपक्ष का है एक सेकंड या ध्यान भटकाएंगे सुनिए, आप मैं बोल- विपक्ष कोर्स पर रहे। हम देखिए बजट समय पे आएगा, 23 तारीख को बजट सेशन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर बजट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद चर्चा होगी। अगर विपक्ष खाम के मुद्दों को लाके लोकसभा को डिस्टर्ब करेगा, कावड़ तो खामखा नहीं है, आपने भी ऐतराज दर्ज किया हम है। क्या कह रहे, प्रायोरिटी किसको दोगे? ये आपके भी शब्द हैं, आप भी समझ रहे हो कि बजट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कंट्री, और गरीब गुरबा का उस बजट में पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या कोई कमी रह गई है बजट में, ये चर्चा में चीजें आनी चाहिए। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट को चलने नहीं दोगे तो उतने तो बड़े गरीब गुरबे और महंगाई रोजगार कहाँ हिंदू मुसलमान में बांट दो, वो धर्म और जाति पर ज्यादा जोर लगने लग जाएगा, असल मुद्दे गौण हो इस जाएंगे। देश में कौन हिंदू मुसलमान को बांट पाया आज तक? सदियों से सब लोग साथ रह रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब का क्या मतलब है? जब जब किसी ने बांटने की कोशिश की, उल्टे मुंह की खानी पड़ी है। ये ना ये चलने वाला योगी मामला है। आदित्यनाथ के लिए भी लागू कर रहे हैं, हम बीजेपी के हम लिए ये भी। कह रहे हैं कि जो वो ऑर्डर आया है उसको प्लीज कंसीडर, क्योंकि इसके प्रति ऑलरेडी कांग्रेस वाले 2006 में कानून ला चुके हैं। वो कानून क्या था? वो तो सी सर्टिफिकेट आपको अपना जाहिर करना था, दिखाना था। अरे उसमें नेम ऑफ द प्रोपराइटर हाँ, लिखना है तो कि नहीं लिखना? हाँ, लिखना है ना? हाँ, तो तो इसमें और उसमें फर्क क्या? लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर समाज में संदेश जाता है, हाँ। देखिए इस ऑर्डर के रिपरकशन बहुत गंभीर हैं, उस पर भी सरकार को जो ध्यान केसी देना। त्यागी ने भी कहा, बिल्कुल ये कहा, सिर्फ- हम भी ये कह तो रहे हैं। पिछड़ों के लिए भी देखिए, कि कौन वाल्मीक है, कौन खटीक है, कौन दलित है, फिर तो वो भी बात आ जाएगी। नहीं नहीं, इसका एक लार्जर मैसेज ये जाता है कि कहीं आर्थिक बहिष्कार करने की नियत तो नहीं है। हाँ। क्या समाज में इस ऑर्डर से ये संदेश तो नहीं जा रहा कि उनकी दुकान से कुछ मत खरीदिए? कितना गंभीर परिणाम निकले। और इसमें मैंने उदाहरण देकर कहा, 2 होटलों के मैंने उदाहरण दिए थे, एक वाजपेयी, एक जहां हिंदू मालिक है पर वहां मुसलमान लोग भी तो काम कर रहे थे, उनको हटा दिया गया, और मुसलमान के ढाबे पर जो हिंदू काम कर रहे थे, क्योंकि वो ढाबा अब काम ही नहीं कर पाएगा, उनको निकालना पड़ रहा है। संदीप जी उससे सीरियस देखिए, ये फल बेच रहा आदमी और उस पर उसने लिखा हुआ रफीक आम वाला, क्या फर्क पड़ने वाला है? रफीक बेचे चाहे राम मनोहर बेचे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जिससे खरीदना है वो खरीदेगा। लेकिन संदेश क्या जा रहा है कि भाई उससे दूर रहो। तो ये गंभीर परिणाम जो होंगे, बीजेपी ने किस दिशा? कोई आपको भरोसा दिया है कि ये शंकाएं दूर की देखिए जाएंगी? हमको बीजेपी पे भरोसा है, और भरोसा इसलिए है क्योंकि 2019 में एक मसले में स्थिति बनी थी ऐसी। क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है उसको डाइल्यूट कर दिया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तब थे इस दुनिया में, उन्होंने फौरन मोदी जी से बात की, उनको एक्सप्लेन किया, उनको कन्विंस किया, और Convince हो जाएगी मोदी जी की महानता यह थी कि उन्होंने पार्लियामेंट में उसको रिस्टोर किया दोबारा। तो ये मुद्दा अब भी आपने रामविलास पासवान जी का जिक्र कर दिया है, जी। तो 2002 के बाद, गुजरात दंगों के बाद, एनडीए को सबसे पहले छोड़ने वाले भी रामविलास पासवान थे, उसमें कहाँ का क्योंकि उनके जो शको शुबे थे वो दूर नहीं किए जा सके। देखिए वो हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, SIT ने क्लीन चिट वो दी, बाद की, उस वक्त नहीं हुए थे। जो हमको शुरू में पता चला, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पता चला, आज उसके बिहाफ पे अगर कोई व्यू बनाया गया, कोई एक्शन किया गया, तो उसको आप कंडोन भी तो कर सकते हैं जब सच्चाई सामने आएगी। उसको इससे रिलेशन में न रखिए। तो यहां पर प्राथमिकता का सवाल भी है, ये सवाल कांवड़ का, हिंदू मुसलमान पर ये खामखा का जो घमासान है, ये भी एक अहम मुद्दा है, लेकिन रोजगार, टैक्स, महंगाई, आम आदमी की आमदनी, ये भी बड़ा मुद्दा है। और ये बजट सत्र है, इसमें AK वाजपेयी कह रहे हैं, प्रोफेसर नवल, कि विपक्ष को वो समन्वय तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी आपकी है कि पहले बजट की भी बात कर लें, बाकी मुद्दों पर भी चर्चा हो जाए, या शोर शराबे में ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। संदीप जी देखिए, समय बदल चुका है और ये पूरा देश जानता है, और वाजपेयी जी भी जानते हैं कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो झूठा युग था वो अंत हो चुका है। मोदी सरकार का अंत हो चुका है। अब ये सरकार जो है एनडीए सरकार की है। फर्क केवल इतना है कि जो इसमें घटक दल हैं उनके पास हिम्मत नहीं है, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो वही जानते होंगे। अदरवाइज तो जो मुद्दा है बहुत गंभीर है। आप 2024 के पहले भी जो 2 चुनाव लड़े उसमें आपने हिंदू मुसलमान किया, प्रधानमंत्री के मुंह से यह बात निकली जहां पर हर तरह के बांटने वाले शब्द निकाले गए। अब अगर ये बात हो रही है और उसपे कोई बात केवल टिप्पणी देकर अगर घटक दल ये मानता है कि उसका बात मान जाएगा, तो ये मोदी सरकार को, जो पहले भूतपूर्व मोदी सरकार थी, उसको आदत नहीं है। जब तक देखिए जातीय जनगणना का सवाल जब उठा, और बिहार को अगर खासकर आप देखिएगा, तो जब तक नीतीश कुमार ने उस पर स्टैंड नहीं लिया
जब तक आरजेडी ने उस पर स्टैंड नहीं लिया तब तक वो हुआ नहीं। यहाँ तक कि जब स्टैंड लेने के बाद जातीय गणना कराई गई, उस समय भी आप देखेंगे कि यह सरकार जो केंद्र में है, अभी मुखिया है सरकार का, वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गई उसका विरोध करने के लिए। तो इस तरह के मानसिकता वाले जो लोग अगर शासन में हैं, तो जब तक गठबंधन दल के जो घटक दल है वो उनको मुद्दे पे नहीं लाएंगे, तो विपक्ष तो तो सामने में है मुद्दे ही। चरणबद्ध विपक्ष तरीके तो से उठा पाएगा क्या विपक्ष? देखिए देश, अभी सवाल यहां पर यह आ जाता है, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दरअसल मैं इस बात पर, जो आप तर्क दे रहे हैं A.K. वाजपेयी या केसी त्यागी, मैं आपके साथ हूं, पर आज की तारीख में देश की प्राथमिकता क्या होगी? एक युवा वर्ग है 42.3%, 18 से 24 साल वाला युवा बेरोजगार है, किसान 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से कमा रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम है, सबसे तेजी से विकास दर हो रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 142वें नंबर पर है। तो क्या ये कंसर्न्स एड्रेस होंगे? बजट सत्र है ये, वो प्राथमिकता तय करने का दबाव भी क्या आप बनाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम तो कह ही रहे हैं कि रोजगार पे हम अड़े हैं और डटे हैं। बिहार में हमने करके भी दिखाया है, लेकिन जो घटक दल में नीतीश कुमार जी है, वो तो नौकरी देने वाले सरकार को छोड़ के भाग गए, कारण भी नहीं बताए पूरे देश को कि आखिर छोड़ करके भागे। तो मैं सिर्फ इसी तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि ये जो विशेष राज्य का दर्जा है, जब राज्य का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, बिहार और झारखंड हुआ, तब भी वाजपेयी सरकार थी उस समय। तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इसका मुद्दा उठाया था। ऐसा लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अंदर ही अंदर उसका विरोध करके रुकवाया। लगातार 2005 के बाद विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला, ये आप भी जानते हैं, ये जेडीयू भी जानती है, टीडीपी समझ गई, इसलिए बोल ही नहीं रही। 250 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है देश पर, विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिल जाएगा? संदीप जी, जातीय जनगणना भी नहीं होने वाले कैटेगरी में ही था, हुआ कि नहीं? जब तक उस पर राजनीतिक विचार नहीं बनेगा, जब तक जो घटक दल है उस पर स्टैंड नहीं लेंगे, दोनों मुख्यमंत्री आज जो घटक दल में है, वो चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है ये। अगर इनको ये समझ में नहीं आता है कि राज्य का हित कब और कैसे होगा, और अभी से बेहतर समय हो नहीं सकता है, क्योंकि मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है, नंबर 1। और अभी जो वाजपेयी जी बोल रहे थे कि SC/ST एक्ट का डाइल्यूशन और 13 रोस्टर को वापस लेना, वो उनके कहने से नहीं हुआ था, अखिल भारतीय स्तर पर जो विरोध हुआ था, जिसका नेतृत्व सब विपक्षी दलों ने किया था, उसके कारण वो वापस लिए गए थे। तो मतलब ये जो बजट सत्र है ये बहुत अहम होगा। दिबांग, देखिए दो चीजें हैं, एक तो आम आदमी के सरोकार तय करने के लिए बजट सत्र खासा अहम होता है। भाई कहने को बही खाता है, खर्च और आमदनी का लेखा जोखा है, पर कुछ फैसले सिर्फ बजट के दिन ही होते हैं, बाकी तो कभी भी लिए जा सकते हैं। तो आमदनी का भी सवाल है, हमारे खर्च का सवाल है, रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, लेकिन देश की आत्मा का भी सवाल है। जब हिंदू मुसलमान बात बात पर होने लगे, तो इस घमासान में आपको लगता है आम आदमी के लिए कुछ समाधान भी मिलेंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नेम प्लेट वाला मामला है, इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है, बहुत गंभीर मामला है। और आप, मैं साफ कर दूं कि कहते हैं 2006 में कानून आया था, अरे वो तो सी फॉर्म अभी भी लगता है, वो तो प्रमाण पत्र है, आप लगाए रहते हैं उसको, उसमें कोई विवाद नहीं हुआ। नेम प्लेट आप करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसको मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया, मेरे कई विदेशी मित्रों ने, पत्रकारों ने इस पर स्टोरीज भी की। बड़ी हैरानी हुई उनको कि हिटलर की जो जीवनी है, जो उन्होंने खुद लिखी है, आत्मकथा माइन काम्फ, वो भारत में बेस्ट सेलर्स में आती है। बीजेपी के कई नेताओं के मैं नाम बता सकता हूँ जिनकी वो फेवरेट किताब है, RSS की वो फेवरेट किताब है। नहीं, मेरी मैं बता रहा हूँ, पढ़ी मैंने भी है, मेरी लाइब्रेरी में भी है जी, मैं ये भी डिस्क्लोजर कर दूं। दुनिया के कई देशों में ये किताब बैन की हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए उनको बड़ी हैरानी होती है। उसमें क्या हुआ, आप जर्मनी में देखिए, उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने कहा कि आप 9 नवंबर 1933 30 से ये शुरू हुआ। आप कहा कि भाई जितने भी जूस की दुकानें हैं उनसे आप सामान नहीं खरीदेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि स्टार ऑफ डेविड है, 6 कोने वाला स्टार लगा के घूमेंगे जूस, ताकि उनकी पहचान हो। फिर उन्होंने क्या कहा कि जूस को नौकरी नहीं मिलेगी। कितने डॉक्टर, कितने टीचर, कितने नर्स, सबकी नौकरी गई, वकीलों की नौकरी गई। क्या हम उसी पैटर्न पर हैं? वाजपेयी जी, मुझे हैरानी है, कह रहे हैं कि भाई आगे वो कहेंगे कि सामान मत खरीदो। मैं आपको नाम बता रहा हूं, देवरिया में बीजेपी के विधायक हैं,
उनका नाम सुरेश तिवारी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की दुकान से सब्जी मत खरीदो। मैं बता रहा हूं एक और नाम, हरिभूषण ठाकुर, बीजेपी के विधायक हैं बिहार के। क्या कहा कि मुसलमानों को वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। इसको इतने हल्के में मत लीजिए। नहीं, शुभेंदु अधिकारी बाद में रफू करते दिखे, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विश्वास, हमें मानने की जरूरत नहीं, जो वोट नहीं देगा उसका विकास नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सबसे बड़े चेहरा पश्चिम बंगाल के। और कितने ही नेता मिल जाएंगे, जो रविशंकर प्रसाद से लेकर कितने ही नेता मिल जाएंगे ये कहते हैं मुसलमान हमें वोट नहीं देते। कितने ही नेता ले जाएंगे, हमें मुसलमानों का वोट चाहिए भी नहीं, मुसलमान वोट न दें, बैठक में हो तो चले जाएं यहां से उठकर। आप कहां ले जा रहे हैं चीजों को, और उसको इतने गंभीर, इसमें और एक चार चार घटक बोल रहे हैं, जेडीयू, आरएलडी, एलजेपी रामविलास पासवान गुट और एनसीपी अजित पवार गुट। मैं इसीलिए दोनों से यह सवाल पूछा कि भाई आपको कोई भरोसा, कोई रीच आउट किया है बीजेपी? मामला क्या है? मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। एक ने खाना बनाया, अंदर वहां पर कुछ बन रहा था, वैष्णव ढाबा लिखा हुआ था। अरे भाई पुलिस करे ना, जाके धर पकड़ करे। अब आप जान रहे हैं कि परसों हुआ, उससे बेहतर है पुलिस इंतजाम। भाई जब कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो सकती है, आप हर खाना 5 दे दीजिए। किलोमीटर पर खाने का इंतजाम कर दीजिए। परसों क्या हुआ मुजफ्फरनगर में, परसों क्या हुआ? और ये मैं आपको, चूंकि आपके शो है, मैं बहुत डिटेलिंग करता हूं। डिटेलिंग देखिए, हुक्के वाला हरियाणवी टूरिस्ट ढाबा, इन लोगों ने खाना बनाया, खाने में प्याज निकला, कावड़ियों ने तोड़ फोड़ कर दी। ढाबा किसका था? प्रमोद कुमार का। प्रमोद कुमार क्या कहते हैं, यहां तो हर बार खाते हैं जी, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। अरे भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की चीज है, इतनी बड़ी चीज मत कीजिए। पर मैं आपको बोल रहा हूं, जो एक बात आनी चाहिए थी, मुझे हैरानी है कि नहीं आई। मामला फंसा हुआ है संदीप। मामला यूपी सरकार के मुख्यमंत्री जो है योगी जी ने उठाया है। योगी जी की यहां से केंद्र में ठनी हुई है। ये हमने कल पूरा तफसील में किया, तो पर मैं इसीलिए बजट सत्र की अहमियत को मैं कमतर नहीं करना चाह रहा हूं। उसमें महंगाई, बेरोजगारी और हमारी आमदनी, ये बड़े मुद्दे भी हैं, और ये भी मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। वो बैलेंस, ये मामला जो फंसा क्या? हुआ है ना, ये हाँ। जो मामला फंसा हुआ है, इसलिए केंद्र कुछ बोलना नहीं चाहेगा। नहीं, ये हिंदू केंद्र मुसलमान के चाहेगा- चक्कर में हमारे असली सरोकार हाशिए पर तो नहीं चले जाएंगे। बिल्कुल इस सत्र में बिल्कुल चले जा रहे हैं। आप अगर असली बात की बात करें तो असली बात क्या है? बेरोजगारी से कोई बड़ा मुद्दा है क्या? 143 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में। 68 करोड़ लोग इस समय नौकरी वाले हैं, नौकरी कर सकते हैं। यानी अगर उनकी उम्र देखें तो 16 साल से 64 साल तक कितने लोग हैं? 95 करोड़ लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए। 80 लाख लोग हर साल नौकरी के मार्केट में आते हैं। आपके पास है नौकरी? नौकरी की हालत क्या है? उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल्स की 60,000 लोगों की सीट निकली, आवेदन बुलाए गए। 49 लाख आवेदन आए। भरूच में क्या हुआ पिछले दिनों? 10 प्राइवेट नौकरियां, 25,000 लोग खड़े हो गए वहां पर। तो और यही 2,500 और 25,000 खड़े हो गए एयर इंडिया बिल्डिंग में। 18 वो लोडर्स की नौकरी निकली थी। तो मैं वही कह रहा हूं, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या ये असली मुद्दा नहीं है? क्या इस पर कोई बात करेगा? तो मैं आपको संसद बता रहा हूं, देश कोई की बात नहीं सबसे करेगा। बड़ी पंचायत है। हम लोगों को, अपने प्रतिनिधियों को वहां चुनकर भेजते हैं, क्या इनका भी तो हल निकलना चाहिए ना? बिल्कुल निकलना चाहिए, बिल्कुल इस पर या बात होनी कुछ चाहिए। नहीं निकलेगा, चिल्पों हो, हंगामा होगा, बजट पेश कर दिया जाएगा, उस पर चर्चा। हमारे देश में ये हमने देखा है, चर्चा भी नहीं होती बजट की। बस उस दिन घोषणा हो जाएगी, हम बता देंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर मीडिया भी भूल मैं जाता बताता है। हूं कि क्या होगा। इन लोग कोशिश करेंगे नारेबाजी की, इनको सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप अगर देखें तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने नोटिस निकाल दिया सांसदों को कि आप जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू और इस तरह के कोई भी नारे हाउस में नहीं लगाएंगे, कोई भी पट्टी लेकर नहीं। पहले ही बता दिया है, पहले ही सूचित कर दिया गया है। यानी जिसको भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप किस तरह की संसद चाहते हैं? किस तरह के सरोकार चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो मैंने पहले मुद्दा उठाया, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस देश को, जैसा इसका स्वरूप है, उसको ये बदलने की कोशिश है। ये कोशिश क्यों है? क्योंकि दो घटक वहां लड़ रहे हैं। हर को दिखाना है, योगी जी को दिखाना है कि मैं ज्यादा कट्टर हूं, इनको दिखाना है कि मैं ज्यादा, आपसे ज्यादा कट्टर हूं। इस समय योगी जी ने जो कार्ड खेला, आपको अगर याद हो तो शुरुआत में एक आध लोगों ने कुछ विरोधी स्वर भी अपनाए थे। बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो मुख्तार अब्बास नकवी बोले थे। बिल्कुल। मैं और उन्हीं का उसके नाम, बाद उन्होंने कहा नहीं, ये तो सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? अब मैं समझ गया हूं। मुख्यमंत्री इधर, मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं। इधर आप देखें कि इधर ये लोहा ले रहे हैं उनसे।
दो बड़े नेता केंद्र में लोहा ले रहे हैं, उधर उनको समर्थन मिल रहा है। कहां जा रही है राजनीति? क्या यही इसी तरह से देश की राजनीति चमकेगी? क्या होगा भविष्य? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल बेरोजगारी का भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, बिल्कुल इस पर ध्यान देना नहीं, चाहिए। इसमें बहुतायत है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस देश में आप टॉप 10% में आ जाते हैं अगर आप 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। और कहने को सरकार का जो पैमाना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसे 10% आरक्षण भी मिल जाता है, वो है 8 लाख रुपए की आपकी सालाना आमदनी कमाई, यानी कि लगभग 67,000 रुपए। उससे अगर आप कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं, आप आरक्षण के हकदार हैं। और 25,000 से ऊपर कमा लें तो आप टॉप 10% में आते हैं। और इन गंभीर मुद्दों पर, असल जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर खुलकर अगर चर्चा देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं होती है तो हम अपने प्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं? क्या इस सवाल पर कभी गंभीर विमर्श होगा दिबांग? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि हमारे पास अगर ये नहीं होता है तो ये बहुत शर्म की बात है। हम लोग छोटी छोटी अपनी चवन्नियों की राजनीति में अटके रहे। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए। 6 घंटे चलती है संसद तो 9 करोड़ रुपए। राज्यसभा चलती है उसमें भी 5.5-6 करोड़ रुपए। दिन का खर्चा 15 करोड़ रुपए। हमारे पैसे हैं वो। बिल्कुल हमारे पैसे हैं और उनमें गंभीर बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से नेताओं को अपनी राजनीति से ऊपर उठकर कुछ कदम उठाने चाहिए। ये जो नेम प्लेट वाला मामला है, कावड़िया वाला जो मामला है, ये उसी तरह का मामला है। उनको छोटी राजनीति छोड़कर देश के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। वरना माथे पर वो जो जयंत चौधरी कह रहे हैं कुर्ते पर लिखवाना पड़ेगा। फिर तो नाम लिखवा कर चलिए, पूरी एक अपना पूरा तफसील, अपना ब्यौरा देकर चलिए। ए.के. वाजपेयी, देखिए, विपक्ष को तरीके से पार्लियामेंट को चलाएं, मुद्दे उठाएं, कौन मना कर रहा है? लेकिन बजट सत्र है तो पहले बजट पे चर्चा करोगे या पहले हंगामा करोगे? पूछ रहा था तो फिर आगे पूरा जैसे उसकी नौबत नहीं आएगी, उसकी नौबत अभी तो नहीं बटवे आएगी। में अरे नहीं, ड्राइविंग आप इतना आगे मत लाइसेंस सोचिए। या आधार या पैन लेकर ये चलते हैं, सरकार फिर लगा भी कर चलो। संवेदनशील है, जैसे आप संवेदनशील हो, दिवांग साहब है, सब लोग उठा रहे हैं, हम लोग भी उठा रहे हैं। तो सरकार वक्त से पहले कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। आदमी की पहचान से बेहतर उसकी आमदनी बढ़ा दी जाए, उसको बेहतर इंसान बना दिया जाए। क्या ये जिम्मेदारी भी सरकारों की, सभ्य समाज की नहीं होती है? तो हम बात कर रहे थे बजट सत्र की। कल शुरू होगा, लेकिन बजट सत्र में हिंदू मुसलमान कावड़ पर घमासान ही चलता रहेगा या आपके हमारे आम आदमी के जो सरोकार हैं और जो हमारी ज़रूरतें हैं, आमदनी बढ़ना, रोज़गार के अवसर और पैदा होना, वो भी एक मुकम्मल चर्चा का रूप लेंगे। राजेश हैं, दिल्ली वासी हैं, वो कहते हैं कि बजट आर्थिक असमानता को दूर करने वाला होना चाहिए। और आर्थिक असमानता तो दूर होनी चाहिए, पर साथ ही साथ एक सामाजिक असमानता या वो खाई भी चौड़ी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। वो बिल्कुल चौड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चौड़ी होती है तो आप ये जो आर्थिक असमानता जो भी आप इकोनॉमी में करना चाहते हैं वो पूरा का पूरा पहिया रुक जाएगा। इससे अगर हल्ला गुल्ला होगा, इससे स्थिति बिगड़ेगी तो वो पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक होगी। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, इसको जितना जल्दी सुलझा लिया जाए उतना अच्छा। तो सामाजिक ताना बाना अगर उधर जाए तो आप कितने भी अमीर होते रहिए। ये जर्मनी में भी हुआ था और बाद में वो समरसता लाने में सालों साल लग गए थे। तो क्या हम कुछ अतीत से और दूसरों के इतिहास से भी कुछ सबक लेंगे क्या? इस पर भी गौर कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।